हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस। आज है 27 जून। 27 जून सन 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमेशा की तरह कहूँगा कि चैनल जो प्रश्नों के ऑप्शन की व्याख्या होती है, मतलब प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उसकी जो व्याख्या होती है ऑप्शन की, वह महत्वपूर्ण होगी। अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिएगा। निश्चित रूप से यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सभी देशीय परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिका रहती है और यहाँ से प्रश्न आपको मिलने की संभावना होगी। टुडेज करंट अफेयर्स 2025 स्पेशली फॉर 27 जून के लिए। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश या किसे अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किस अफ्रीकी निम्नलिखित में से किसे अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 4 नाम आपको दिए गए हैं। मार्क कार्नी हैं, कमला प्रसाद बिसेसर हैं, नेतुम्बो नंदी नैतवाहा हैं और निकोलस सेनी हैं। चूँकि ये फॉरेनर नाम है और निश्चित रूप से जो है ये नाम आपको याद करने में बहुत समस्या होती है। फिलहाल प्रश्नों को एक बार फिर से मैं आपको पहुंचा दूं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को या किसे अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इनका नाम है नेतुम्बो नंदी नैतवाहा। और चूँकि पहली हैं और स्पेशली महिला हैं इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। निश्चित रूप से जो है यहाँ से आपका प्रश्न बनना चाहिए। अब नामीबिया की बात कर लीजिएगा, अफ्रीका का देश नामीबिया। यहाँ की कैपिटल की बात करिए तो यहाँ की राजधानी विंडहाक है। और यही नामीबिया से 2 या 3 वर्ष पहले जो है 11 शावकों को लाया गया था भारत में और इन्हें रखा गया था मध्य प्रदेश स्थित कोन्हो राष्ट्रीय उद्यान में। तो नामीबिया से प्रश्न बन सकता है, राजधानी से या फिर कहाँ से लाया गया था वो याद रखिएगा। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेतुम्बो नंदी नैतवाहा, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन आपके होंगे, मार्क कार्नी, कमला प्रसाद बिसेसर और निकोलस सेनी। देखिए, जो मार्क कार्नी हैं ये जो है कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री आपके बने हैं, इनको याद ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ कमला प्रसाद बिसेसर की अगर बात करिएगा तो ये जो हैं उत्तरी अमेरिकी देश त्रिनिदाद एवं टोबैको के नवनियुक्त प्रधानमंत्री। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कमला प्रसाद बिसेसर को याद रखिएगा, मार्क कार्नी को याद रखिएगा और साथ ही साथ नंदी नैतवाहा को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे हाल ही में जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह किस क्रम के सीजेआई हैं, है ना। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BRK गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इनका क्रम आपसे पूछा गया है 50वें, 51वें, 52वें या फिर 49वें। तो याद रखिएगा ये हैं आपके जस्टिस BRK कृष्ण गवई और इन्हें हाल ही में देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर मैं बताऊं, इनसे पूर्व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे जो कि देश के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। 52वें नंबर के रामकृष्ण गवई जी को बनाया गया है। ये आपके CJI होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। 52वां क्रम इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे यही पूछ दूं कि भारत के पहले CJI कौन थे तो आप हीरालाल जे कानिया को बताइएगा। ये हैं आपके हीरालाल जे कानिया, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। और यहीं पे अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वह किस अधिनियम के बिहाफ पर की गई थी, किस अधिनियम के अधीन की गई थी। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जी होंगे। और ये जो हैं इन्होंने किससे पदभार ग्रहण किया है तो पूर्व CJI आपके थे संजीव खन्ना जी। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, बजट 2025 की शुरुआत एक लाइन से हुई थी और वह लाइन है, एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी का ही नहीं बल्कि उसके लोग हैं। यानी एक देश का तात्पर्य सिर्फ उसकी मिट्टी से नहीं होता है बल्कि उनके या उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है। यह लाइन किससे संबंधित है, यह किसकी कहावत है। और ये लाइन भी आप याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है, गुरुजादा अप्पा राव, श्यामजी वर्मा, श्याम बेनेगल और डी सुब्बाराव।
एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी का द्योतक नहीं होता है, बल्कि उसका द्योतक कौन है, तो उसमें निवास करने वाले व्यक्ति हैं। और ये महान उक्ति किसकी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिएगा, गुरुजादा अप्पा राव, इनकी यह कहावत है। और अब की बार जो बजट सेशन का शुभारंभ हुआ था, बजट जो पेश किया गया है, वह इसी प्रथम लाइन के साथ हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। गुरुजादा अप्पा राव को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है लेटेस्ट नवीनतम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस क्रम पे है। सूचकांक अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। यहाँ से प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति पूछा गया है 2025 में 149वां, 150वां, 151वां या फिर 158वां। तो भारत की स्थिति आपसे पूछी जाती है, भारत की स्थिति आपसे पूछी जाती है प्रत्येक सूचकांक में। और इस वर्ष प्रेस इंडेक्स में भारत किस नंबर पे है, तो 151वें नंबर पे भारत की स्थिति है। कुल देशों की संख्या 177 होती है और 177 देशों में भारत की स्थिति 151 नंबर पे है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम पायदान पर कौन सा देश है। इस प्रश्न का उत्तर आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया गया है बजट 2025 के अनुसार असम के किस स्थान पर यूरिया संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, प्रपोजल रखा गया है। किस स्थान पर यूरिया के संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, नामरूप या फिर दार्जिलिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम के नामरूप में जो है यूरिया संयंत्र की स्थापना का प्रपोजल रखा गया है बजट 2025 के अनुसार। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये दोनों ही जो है आपका असम में स्थित हैं और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित हैं। गुवाहाटी में विश्व प्रसिद्ध कामाख्या धाम स्थित है और डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ ऑयल रिफाइनरी से प्रश्न आपका बन जाता है। अगर आप दार्जिलिंग की बात कर लीजिएगा, तो दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का जिला पड़ता है। दार्जिलिंग की चाय को जो है 2004 में जीआई टैग दिया था और जीआई टैग पाने वाला ये पहला भारतीय उत्पाद रहा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन है। 4 महिलाओं का नाम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल विजेता का नाम आपसे पूछा गया है। आरियाना सबलेंका, मेडिसन कीज, कोको गोफ या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। खैर मैं इसकी चर्चा बाद में करूँगा, पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल विजेता कौन बनी, तो याद रखिएगा ये हैं आपकी यूएसए की मेडिसन कीज, है ना। यूएसए की मेडिसन कीज है और इन्होंने जो है आरियाना सबलेंका को हराया था और ये बनी थी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की मलिका। अब ये तो प्रश्न की बात हो गई। अच्छा, अगर मैं कहूँ ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं की, तो एक वर्ष में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आपकी होती हैं और ये 4 कौन कौन सी हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और साथ ही साथ यूएस ओपन। ये 4 प्रतियोगिताएं हैं जो टेनिस से संबंधित हैं और चारों का सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा ऑफ यू करके। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया में जनवरी के महीने में, फ्रेंच ओपन आपका अप्रैल मई में होता है फ्रांस में, विंबलडन जुलाई अगस्त में होता है और ये आपका इंग्लैंड में होगा, और सितंबर के महीने में जो है आपका होता है यूएस ओपन यानी संयुक्त राज्य। ये 4 प्रतियोगिताएं। अब इसमें महिला एकल, पुरुष एकल आपसे पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल विजेता तो आपके बन जाएंगी कौन, मेडिसन कीज है यूएसए की। अब कोको गोफ की अगर बात करिएगा, ये जो है फ्रेंच ओपन 2025 की मलिका बनी थी कोको गोफ, इनका संबंध भी यूएसए से है। तो अभी 2025 में 2 प्रतियोगिताएं हुई हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। बाकी विंबलडन और यूएस ओपन आपका आने वाले समय में आपके होंगे, है ना। नेक्स्ट, अगर मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन रामसर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। निम्न में से कौन रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन याद रखिएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन याद रखिएगा, आशा श्रीनिवास याद रखिएगा, गीतांजलि से याद रखिएगा। तो रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला यहाँ से पूछा गया, भारतीय महिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ये हैं आपके डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन और इन्हें हाल ही में जो है रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाली ये भारत की पहली महिला होंगे। अब पूर्णिमा देवी की ही बात कर लूँ, तो पूर्णिमा देवी को पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिलहाल
रामसर की अगर बात करें, रामसर कन्वेंशन आपका कब होता है तो 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर। उद्देश्य इसका जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनका संरक्षण होता है, क्योंकि आर्द्र भूमियाँ जैव विविधता का सेंटर मानी जाती हैं, केंद्र मानी जाती हैं। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जो है इन भूमियों का संरक्षण किया जाता है। अच्छा, भारत की तरफ से अगर पूछा जाए कितने रामसर साइट्स हैं, तो टोटल रामसर साइट की संख्या 91 है। विश्व में भारत की तरफ से रामसर साइट्स कितने हैं? 91 है। और सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आप बताइएगा तमिलनाडु राज्य में है। कितने हैं तमिलनाडु से? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। टोटल संभवतः 20 रामसर साइट तमिलनाडु से अकेले आपको मिल जाता। हाल ही में जो 91 नंबर का जो रामसर साइट बना है उधवा झील, है ना, उधवा झील की लोकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो एक प्रश्न से इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। टोटल 91 भारत की तरफ से रामसर स्थल हैं, इसमें से 91 नंबर का उधवा झील है। और उधवा झील किस राज्य में स्थित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल, गोवा, मिजोरम या फिर पश्चिम बंगाल। तो कार्यात्मक साक्षरता की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे पूर्ण साक्षर अगर पूछा है तब तो आप केरल बताइएगा। कार्यात्मक साक्षरता की बात हो रही है, मिजोरम यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। पूर्वोत्तर भारत का यह राज्य, और इस राज्य को मेलोसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर प्रश्न आपका बन जाता है। मेलोसिस बेसिन के नाम से क्षेत्र आपका फेमस है। और वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल संभवतः चेंज हुए हैं। मिजोरम के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, हाल ही में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? वर्ष 2024, 2025, 2026 या फिर 2023? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा राइट। वर्ष 2026 को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में अनाउंस किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो जापान, गुयाम तट यूएसए में या फिर कन्याकुमारी भारत में। तो सी ड्रैगन की बात हो रही है, का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका गुयाम तट। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए में इसकी लोकेशन होगी। अच्छा, पूछ दे कि सी ड्रैगन किस तरह के देशों का अभ्यास है? तो 4 देश, क्वाड देशों का नाम आपने सुना होगा। क्वाड देशों में टोटल मेंबर 4 आते हैं। 4 देश हैं कौन कौन से? तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। इन 4 देशों के ग्रुप को क्वाड ग्रुप कहा जाता है। और क्वाड देशों का यह एक सैन्याभ्यास था जिसे सी ड्रैगन नाम दिया गया। यूएसए के गुयाम तट पे इसका आयोजन किया गया था। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपका होगा, यशोदा एआई आपकी एआई सखी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? वाराणसी, गोरखपुर, बरेली या फिर रायबरेली। तो यशोदा आई की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का ये क्वेश्चन है। बरेली से इसका संबंध है। बरेली में इसका लोकार्पण किया गया और बाद में देश के अन्य भागों में इसको जो है प्रेजेंट किया जाएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, यशोदा एआई का संबंध किस जिले से है? तो बरेली आपका उत्तर होगा। बरेली की आप बात कर लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, रुहेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। उत्तराखंड का बॉर्डर है ये क्षेत्र। रामगंगा नदी किनारे पे स्थित है। बांस उद्योग के लिए, दिया सलाई उद्योग के लिए, साथ ही साथ जो है सूरमा नगरी के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है। बरेली में ही आपका देश का एवियन अनुसंधान केंद्र है, यानी पक्षी अनुसंधान केंद्र स्थित है इज्जत नगर में, जहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है। वाराणसी, गोरखपुर, रायबरेली से कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल यहाँ के लिए उत्तर आपका बरेली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या पाई जाती है? सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर असम। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में आपको मिलेगी और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में। यानी अगर पूछा जाए कि डॉल्फिन की संख्या के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पहली चीज़, गंगा डॉल्फिन जिसे वर्ष 2009 में भारत का नेशनल
जलीय जीव बनाया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो नेशनल जो डॉल्फिन डे है, डॉल्फिन डे या डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित? सर्वाधिक ऊंचाई पे है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट, जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन होगी, जो हाल ही के दिन में इसका गठन किया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासी गंगा है, और यह तासी गंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, हाल ही में किस ट्रेन में प्रयोग के तौर पर ऑन बोर्ड एटीएम की शुरुआत की गई है? किस ट्रेन में प्रयोग के तौर पर ऑन बोर्ड एटीएम की शुरुआत की गई? वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली भोपाल जनशताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या फिर पंचवटी एक्सप्रेस? देखिए, ऑन बोर्ड एटीएम मतलब ट्रेन में ही आपको एटीएम की सुविधा हो जाएगी। मतलब आपका बाई चांस जेब कट गया, आपके पास पैसे का अभाव है, लेकिन अगर आपके पास एटीएम है तो आपको ट्रेन में से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेन में ही एटीएम सुविधा मिल जाएगी। और ऑन बोर्ड एटीएम का प्रयोग करने किस ट्रेन में ऐसा किया गया है इसका प्रयोग? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पंचवटी एक्सप्रेस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। वंदे भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन T18 के नाम से इसको जाना जाता था, और पहली वंदे भारत चलाई गई थी दिल्ली और वाराणसी के बीच में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें किस भाषा के लिए प्रदान किया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट कवियों को दिया जाता है, लेखकों को दिया जाता है, और ये अब की बार यह पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी दिया गया है। यह किस भाषा के लिए दिया गया है? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। हिंदी, तेलुगु, मलयालम या फिर संस्कृत? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो के कंटेंट कैसे आपको लगे इसका भी उत्तर आप मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।